इतिहास की पुस्तकों में स्याही से लिखे गए शब्दों पर मत जाइए, क्योंकि स्याही अक्सर उन आंसुओं और रक्त को गुप्त रखती है जिनसे इतिहास वास्तव में लिखा गया था। कल्पना कीजिए, साल है 1498। जगह हिंद महासागर का वो हिस्सा जिसे नाविक मृत्यु का अंधेरा कहते थे। रात का सन्नाटा है, लेकिन खामोशी नहीं। हवाएं चीख रही हैं। साओ गैब्रियल नाम का एक पुर्तगाली जहाज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जहाज के डेक पर एक विचित्र सी खराब गंध फैली है। यह गंध समुद्र की नहीं, बल्कि मृत्यु की है। जहाज के निचले हिस्से में दर्जनों नाविक फर्श पर लेटे कराह रहे हैं। उनके मसूड़ों से रक्त बह रहा है, बल्कि मसूड़ों से आलिमत रसूद की है। उनके हाथ पैर सूजकर नीले हो चुके हैं। स्कर्वी नाम की बीमारी ने उन्हें अंदर से गला दिया है। वो प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक सरल मृत्यु के लिए। जहाज का कप्तान वास्को डी गामा डेक पर स्थित है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक पागलपन है। वो अपनी दूरबीन से क्षितिज के उस काले अंधेरे को देख रहा है। उसे वहां भारत दिखना चाहिए था। वो सोने की चिड़िया, वो बायर की दूरबीन जिसके मसालों की सुगंध ने पूरे यूरोप को दीवाना बना रखा था। लेकिन उसे वहां सिर्फ एक ही वस्तु दिख रही थी, अंतहीन, काला और जानलेवा सागर। उसके पास नक्शे नहीं थे। उसके पास दिशा बताने वाला कोई ऐसा यंत्र नहीं था जो इस अनजान दक्षिणी गोलार्ध के तारों को समझ सके। और सबसे विशाल बात, उसे रत्ती भर भी अनुमान नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। उसके नाविक विद्रोह कर चुके थे। उन्होंने उसे जंजीरों में बांधने की धमकी दी थी। वापस चलो की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। वास्को डी गामा हार मानने ही वाला था। वो इतिहास के पन्नों में एक और खोया हुआ नाविक बनकर दर्ज होने वाला था कि तभी अंधेरे में एक प्रकाश चमका। तारे का नहीं, बल्कि एक दूसरे जहाज का प्रकाश। एक ऐसा जहाज जो वास्को के जहाज से आकार में 3 गुना विशाल था। विशाल, भव्य और उस तूफानी समुद्र का सीना चीरता हुआ ऐसे आ रहा था जैसे वो राजा हो और सागर उसका गुलाम। वास्को डी गामा ने सोचा कि उसने भगवान को पा लिया है। उसने सोचा कि यह कोई दैवीय संकेत है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उस रात जिसे देख रहा था वो कोई फरिश्ता नहीं था। वह एक भारतीय था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उस युग में ऐसी तकनीक थी जिसे समझने में यूरोप को अभी 200 साल और लगने वाले थे। एक ऐसा व्यापारी जो उस समुद्र को अपनी हथेली की लकीरों की तरह पहचानता था, जहां वास्को डी गामा अंधा होकर भटक रहा था। हम सब ने सीखा है कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह आधुनिक इतिहास का सबसे विशाल, सबसे सफ़ेद झूठ है, अगर मैं कहूं कि वास्को डी गामा भारत पहुंचा नहीं था, बल्कि उसे हाथ थाम कर लाया गया था, आज इतिहास के पन्ने में हम उस अंधेरे को चीरेंगे। हम उस झूठी शान को बेनकाब करेंगे जो पश्चिमी इतिहास ने ओढ़ रखी है। हम उस गुमनाम भारतीय व्यापारी के चेहरे से नकाब हटाएंगे जिसने अनजाने में अपनी ही धरती का सौदा कर दिया। वो कौन था? उसका असली नाम क्या था? और उसके पास ऐसा कौन सा जादुई नक्शा था जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया? यह कहानी वास्को डी गामा की वीरता की नहीं है। यह कहानी एक बहुत विशाल धोखे की है। बचपन से हमारी पुस्तकों ने हमारे मस्तिष्क में एक वाक्य को पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। जरा इस वाक्य के अहंकार पर गौर कीजिए। भारत की खोज की, जैसे भारत कोई खोई हुई चाबी थी जो सोफे के नीचे रखी थी, या कोई निर्जन द्वीप था जहां सभ्यता का नामो निशान नहीं था। सच्चाई यह है कि जिस वक्त वास्को डी गामा यूरोप के एक छोटे निर्धन देश पुर्तगाल से अपनी कमज़ोर नावों के साथ निकला था, उस वक्त भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस था। दुनिया की जीडीपी का लगभग 25 से 30% हिस्सा अकेले भारत के पास था। कालीकट, सूरत और बंगाल के बंदरगाहों पर चीन के रेशम, अरब के अश्व, अफ्रीका का सोना और इंडोनेशिया के मसाले उतरते थे। यह एक ग्लोबल विलेज था। जब यूरोप के लोग अपने गांवों से बाहर निकलना भी नहीं जानते थे, तो फिर यह खोज का नाटक क्यों रचा गया? हमें बताया गया कि वास्को डी गामा एक महान नाविक था, एक ऐसा हीरो जो तूफानों से संघर्ष किया, जिसने अनजान राक्षसों का सामना किया और अपनी बुद्धिमत्ता से भारत का रास्ता खोजा। पश्चिमी इतिहासकारों ने
उसे क्रिस्टोफर कोलंबस से भी ऊंचा स्थान दिया, क्योंकि कोलंबस तो अमेरिका जाकर भटक गया था, लेकिन वास्को ने अपनी मंजिल पाई। हमें यह विश्वास दिलाया गया कि यूरोपियन तकनीक श्रेष्ठ थी, उनके जहाज़ उन्नत थे, उनका दिशा ज्ञान सटीक था, और हम भारतीय, हम तो बस किनारे पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे थे कि कोई श्वेत व्यक्ति आए और हमें खोजे। यह वो सरल व्याख्या है जिसे हम और आप सच मानते आ रहे हैं, लेकिन यह एक बहुत विशाल समस्या है। एक ऐसा भेद है जो इस पूरी कहानी को नष्ट कर देता है, और यह भेद किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि खुद वास्को डी गामा के साथी ने अपनी डायरी में लिखा है। अगर वास्को डी गामा इतना ही महान नाविक था, और अगर उसके पास इतने ही उन्नत नक्शे थे, तो जब वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचा तो वो रो क्यों रहा था? जी हाँ, रो रहा था। उसकी डायरी, जो रोटेरो नाम से जानी जाती है, उसमें साफ लिखा है कि वास्को डी गामा हताश और दिशाहीन था। उसे नहीं पता था कि अफ्रीका से भारत की तरफ कैसे जाना है। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर दो अलग दुनियाएं थीं। हिंद महासागर में एक विज्ञान काम करता था जिसे मानसून कहते हैं। यहाँ हवाओं का रुख हर 6 महीने में बदलता है। अगर आपने सही समय पर पाल नहीं खोले तो आप समुद्र के बीच में ही हफ्तों तक फंसे रहेंगे और प्यास से मर जाएंगे। वास्को डी गामा को इस मानसून विज्ञान का ज्ञान नहीं था। उसके पास जो नक्शे थे वो अफ्रीका के तट तक आकर समाप्त हो जाते थे। आगे सिर्फ कोरा कागज था, खालीपन। वो अफ्रीका के तट पर फंसा हुआ था। उसके आधे नाविक बीमारी से मर चुके थे। स्थानीय सुल्तान उसे मारना चाहते थे। इतिहासकार कहते हैं कि उसने भारत खोजा, लेकिन सच तो यह है कि वो भारत के दरवाजे पर स्थित होकर भी अंधा था। उसे चाबी नहीं मिल रही थी। उसे एक आंख की आवश्यकता थी, एक मार्गदर्शक की, और वो आंख उसे मिली, एक भारतीय व्यापारी के रूप में। यह कहानी वास्को डी गामा की महानता की नहीं है। यह कहानी उस भारतीय नाविक की है जिसका नाम इतिहास के पन्नों से बहुत चालाकी से, बहुत धूर्तता से मिटा दिया गया, जिसे पुर्तगाली दस्तावेज़ों में मलेमो काना कहा गया, लेकिन भारतीय लोक कथाओं में उसका असली नाम कांजी मालम था। कहानी शुरू होती है 8 जुलाई 1497 को लिस्बन, पुर्तगाल। हजारों लोग बंदरगाह पर जमा हैं। एक भव्य समारोह हो रहा है, लेकिन लोगों की आंखों में गर्व नहीं, बल्कि भय है। वो उन 170 नाविकों को विदा कर रहे हैं जिन्हें वो चलती फिरती लाशें मान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी उस रास्ते पर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। 4 जहाज, साओ गैब्रियल, साओ राफेल, बेरियो और एक सप्लाई जहाज। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम को 2 चीज़ें चाहिए थीं। पहली, मसाले। उस समय काली मिर्च की कीमत सोने के बराबर थी। यूरोप का भोजन बेस्वाद था और मांस को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें मसालों की सख्त आवश्यकता थी। दूसरी, ईसाई साम्राज्य। उन्हें एक काल्पनिक राजा प्रेस्टर जॉन की तलाश थी। यूरोप में अफवाह थी कि पूर्व में एक शक्तिशाली ईसाई राजा रहता है। तो वास्को डी गामा, जो एक निडर लेकिन बेहद क्रूर और गुस्सैल व्यक्ति था, उसे इस आत्महत्या मिशन का कमांडर बनाया गया। सफ़र शुरू हुआ और साथ ही शुरू हुई मृत्यु। जैसे ही जहाज अटलांटिक महासागर में उतरे, मुसीबतें शुरू हो गईं। लेकिन असली नर्क का द्वार खुला जब वो केप ऑफ गुड होप पहुंचे। इसे पहले केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप कहा जाता था, और यह नाम सही था। वहाँ की लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज के मस्तूल पानी में डूब जाते थे। आकाश और समुद्र एक हो गए थे। जहाज काटके थे और पानी के थपेड़ों से उनमें दरारें आने लगीं। पानी अंदर भरने लगा। नाविकों ने विद्रोह कर दिया। वो वास्को के पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा, वापस चलो, भगवान हमें दंड दे रहा है, हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन वास्को ने क्या किया? उसने दया नहीं दिखाई। उसने अपने ही नाविकों को, अपने ही देशवासियों को जंजीरों से बांधकर डेक के नीचे फेंक दिया। उसने अपने नेविगेशन के सारे उपकरण समुद्र में फेंक दिए और तूफान के बीच चिल्लाया कि अब भगवान ही हमारा कप्तान है। या तो हम भारत पहुंचेंगे या हम यहीं डूबेंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन असली डरावना मंजर तो अभी आना बाकी था। जैसे जैसे वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर चढ़े, एक अजीब डेन अदृश्य शत्रु ने उन पर हमला कर दिया। स्कर्वी, ताज़े फल और विटामिन सी की कमी से नाविकों का शरीर गलने लगा। उनके हाथ पैर सूज गए। मसूड़े इतने फूल गए
कि वो अपने ही दांतों को ढक लेते थे। वो भोजन नहीं चबा सकते थे। थोड़ा सा भी घाव लगने पर रक्त बंद नहीं होता था। हर रोज सुबह उठते ही वास्को को 2-3 लाशें समुद्र में फेंकनी पड़ती थीं। 170 में से आधे लोग मर चुके थे। वास्को डी गामा, जो लिस्बन से एक विजेता की तरह निकला था, अब एक टूटे हुए व्यक्ति की तरह मोजाम्बिक पहुंचा। उसे लगा अब शायद सहायता मिलेगी। लेकिन मोजाम्बिक के सुल्तान ने जब इन गंदे, बीमार और फटेहाल पुर्तगालियों को देखा तो उसे लगा ये कोई मामूली समुद्री डाकू है। वास्को के पास सुल्तान को देने के लिए क्या था? कुछ सस्ते वस्त्र, कुछ पीतल के बर्तन और जैतून का तेल। सोचिए, भारत और पूर्व की समृद्धि के सामने ये चीज़ें कचरे के समान थीं। सुल्तान ने उन्हें भगा दिया। वास्को को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसने जाते जाते अपने गुस्से में शहर पर तोपें दागीं। अब वो एक भगोड़ा था, भूखा, प्यासा और अनजान समुद्र में खोया हुआ। उसके सामने हिंद महासागर था, विशाल, नीला और रहस्यमयी। बिना किसी मार्गदर्शक के उसमें उतरना आत्महत्या थी। वास्को डी गामा अपने बचे खुचे जहाज़ों को खींचते हुए आगे बढ़ा। मोम्बासा में भी उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। वहां के लोगों ने उसे जाल में फंसाकर मारने की चेष्टा की। अंततः 14 अप्रैल 1498 को वो मालिंदी पहुंचा। मालिंदी का राजा मोम्बासा के राजा से घृणा करता था। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इसी नीति के तहत उसने वास्को का स्वागत किया। लेकिन वास्को का ध्यान राजा पर नहीं था। उसका ध्यान बंदरगाह पर स्थित उन विशाल जहाज़ों पर था जो पुर्तगाली जहाज़ों को बौना बना रहे थे। वो जहाज पुर्तगाली जहाज़ों से बिल्कुल अलग थे। उनकी लकड़ी सागौन की थी, जो बहुत मजबूत होती है। उनके पाल चौकोर नहीं बल्कि त्रिकोणीय थे। और उन जहाज़ों पर जो लोग कार्य कर रहे थे वो न तो अफ्रीकी थे न अरब। उनकी त्वचा का रंग गेहुआ था। उन्होंने पगड़ियाँ पहनी हुई थीं। उनके कानों में कुंडल थे। वास्को डी गामा ने अपनी डायरी में लिखा है कि हम उन्हें देखकर चकित रह गए। वो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। हमें लगा वो ईसाई हैं क्योंकि वो हमारी तरह दिखते थे। वास्को को लगा वो भारत के वो खोए हुए ईसाई हैं जिन्हें वो खोज रहा था। लेकिन वो ईसाई नहीं थे, वो भारतीय थे, गुजराती व्यापारी। ये भारत के गुजरात, कच्छ और मालाबार से आए व्यापारी थे जो सदियों से अफ्रीका के साथ सोने, हाथीदांत और मसालों का व्यापार कर रहे थे। उनके लिए अफ्रीका आना ऐसा ही था जैसे मुंबई से गोवा जाना। और उन भारतीयों के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास वो चाबी थी जिसकी तलाश वास्को को थी। पुर्तगाली दस्तावेज़ों में इस व्यक्ति का नाम मलेमो काना लिखा गया है। इतिहासकारों ने जब इस नाम को समझा तो असली नाम सामने आया, कानजी मालम। कान्हा या कानजी एक गुजराती नाम है और मालम का अर्थ अरबी और गुजराती समुद्री भाषा में होता है कप्तान या नाविक, यानी कप्तान कांजी। जरा सोचिए उस दृश्य की विडंबना को। एक तरफ वास्को डी गामा, गंदे, फटे हुए वस्त्रों में, बीमारी से ग्रसित, जिसके पास भोजन को ठीक से नहीं था और जो दिशाहीन था। दूसरी तरफ कांजी मालम, रेशमी वस्त्रों में, आत्मविश्वास से भरा हुआ, जिसके पीछे मसालों और सोने से लदा हुआ विशाल जहाज स्थित था। एक ऐसा जहाज जो पुर्तगाली कैरावेल से तकनीक में कहीं आगे था। वास्को डी गामा ने कांजी को अपने जहाज पर बुलाया। वास्को को अपनी यूरोपीय तकनीक पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि दुनिया में विज्ञान सिर्फ यूरोप के पास है। उसने बहुत गर्व से कांजी को अपना सबसे कीमती यंत्र दिखाया, एस्ट्रोलैब। यह एक विशाल सा पीतल का यंत्र था जिससे तारों की ऊंचाई नापी जाती थी। वास्को को लगा यह भारतीय इस जादुई यंत्र को देखकर हैरान रह जाएगा, उसके पैरों में गिर जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कांजी मालम ने उस भारी भरकम यंत्र को हाथ में लिया, उसे एक खिलौने की तरह देखा और मुस्कुराया। उसने वास्को से टूटी फूटी भाषा में कहा कि कप्तान, यह तो बच्चों का खेल है। इतने भारी यंत्र से तुम हिलते हुए जहाज पर तारे कैसे देखते हो? हमारे पास इससे कहीं उत्तम, कहीं सटीक और हल्का यंत्र है। कांजी ने अपनी जेब से एक उपकरण निकाला, एक काठ का छोटा सा भाग जिसके बीच में एक छिद्र था और उससे एक रस्सी बंधी थी जिसमें कई गांठें थीं। इसे कमल या रापल गई कहा जाता था।
यह प्राचीन भारतीय नेविगेशन का एक ऐसा यंत्र था जो ध्रुव तारे की ऊंचाई को उंगलियों के पोरों से नापता था। यह इतना सटीक था कि यह अक्षांश को दशमलव की शुद्धता तक बता सकता था। कांजी ने वास्को को दिखाया कि कैसे भारतीय नाविक सिर्फ तारों को देखकर नहीं, बल्कि समुद्र के रंग, पक्षियों की उड़ान और हवा की गंध से दिशा पहचानते हैं। वास्को डी गामा के साथ ही अल्वारो वेल्हो ने अपनी डायरी में स्वीकार किया है कि जब हमने उस भारतीय के नक्शे देखे तो हम सन्न रह गए। उसमें न केवल पूरा भारत था, बल्कि तट की एक एक बारीकी, हवाओं का रुख और तारों की स्थिति भी लिखी थी। हमारे नक्शे उसके सामने कोरे कागज जैसे थे। यह वो पल था जब खोज का भ्रम टूट जाना चाहिए था। वास्को ने भारत को नहीं खोजा था, भारत का नक्शा पहले से बना हुआ था और वो नक्शा कांजी मालम की जेब में था। लेकिन यहाँ एक बहुत विशाल प्रश्न उठता है। कांजी मालम एक चतुर व्यापारी था। उसे पता होना चाहिए था कि एक विदेशी को, जो शस्त्रों से लैस है, अपने घर का रास्ता दिखाना खतरनाक हो सकता है। फिर उसने वास्को डी गामा की सहायता क्यों की? क्या यह सिर्फ धन के लिए था, या फिर कांजी ने वास्को को सिर्फ एक और व्यापारी समझने की ऐतिहासिक भूल कर दी थी? कांजी को लगा होगा कि ये श्वेत लोग भी अरबों और अफ्रीकियों की तरह थोड़ा बहुत व्यापार करेंगे, लाभ देंगे और चले जाएंगे। उसे अनुमान नहीं था कि वो एक व्यापारी को नहीं, बल्कि एक आक्रमणकारी को, एक दीमक को रास्ता दिखा रहा है जो धीरे धीरे उसके पूरे देश को खोखला कर देगा। कांजी मालम ने वास्को से कहा, चिंता मत करो, अपना जहाज मेरे पीछे लगा लो। मैं तुम्हें उस हवा के साथ ले जाऊंगा जो तुम्हें सीधे कालीकट उतारेगी। और इस तरह दुनिया के इतिहास का सबसे घातक सफ़र शुरू हुआ। 23 दिन, सिर्फ 23 दिन लगे कांजी को उस समंदर को पार कराने में, जिसे पार करने में वास्को अपनी पूरी आयु लगा देता तो भी शायद सफल न होता। 20 मई 1498, केरल का काप्पड़ तट, कालीकट के पास, क्षितिज पर भारत की भूमि दिखाई दी। हरे भरे नारियल के वृक्ष, मंदिर के शिखर और मसालों की सुगंध हवा में तैर रही थी। वास्को डी गामा की आंखों में आंसू थे। उसने घुटने टेककर ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन कांजी मालम के चेहरे पर एक सामान्य भाव था, जैसे कोई रोज शाम को अपने घर लौटता है। उसने अपना काम कर दिया था। उसने एक भटके हुए यात्री को मंजिल दिखा दी थी, और इसके बाद वो इतिहास के पन्नों से लुप्त हो गया। किसी को नहीं पता कि उसके बाद कांजी का क्या हुआ। क्या उसे अपनी भूल का एहसास हुआ? यह एक रहस्य है। जैसे ही पुर्तगाली जहाज किनारे पर लगे, स्थानीय मछुआरे उन्हें देखने आए। लेकिन यहाँ एक और झूठ बेनकाब होता है जो हमें सिखाया जाता है। हमें बताया गया कि भारत के लोग इन विदेशियों को देखकर हैरान थे, भयभीत थे, जैसे उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। सच यह है कि कालीकट उस समय का न्यूयॉर्क था। यह दुनिया का सबसे विशाल व्यापारिक केंद्र था। वहाँ की सड़कों पर चीनी, अरब, यहूदी, सीरियन और अफ्रीकी व्यापारी आम थे। वहाँ हर भाषा बोली जाती थी। पुर्तगाली उनके लिए कोई अजूबा नहीं थे। वो उनके लिए बस एक और गंदे और निर्धन विदेशी थे। असली नाटक अब शुरू होने वाला था। कालीकट के राजा जमोरिन के दरबार में वास्को डी गामा को लगा कि वो दुनिया का सबसे विशाल विजेता है। उसने जमोरिन से मिलने की मांग की। उसे लगा राजा उसका स्वागत करेगा। जमोरिन का दरबार सोने से जड़ा हुआ था, रेशम के पर्दे, हीरों से लदे दरबारी। जमोरिन खुद एक हाथी दांत के सिंहासन पर स्थित था, मखमल के गद्दों पर। उसके शरीर पर इतना सोना और मोती था कि उसकी चमक से वास्को की आंखें चौंधिया गईं। उसके हाथ में एक सोने का पात्र था। वास्को डी गामा उस दरबार में प्रवेश किया, अपने सबसे उत्तम वस्त्रों में, जो तब भी जमोरिन के सेवकों के वस्त्रों से कमतर थे। और यहाँ इतिहास का सबसे शर्मनाक, सबसे अपमानजनक पल घटित हुआ। शिष्टाचार के अनुसार एक विदेशी राजदूत को राजा के लिए उपहार लाने होते हैं। वास्को डी गामा ने अपने उपहार प्रस्तुत किए। क्या थे वो उपहार? 12 घटिया सूती वस्त्र, 6 टोपियाँ, 4 लाल रंग की टोपियाँ, कुछ पीतल के बर्तन, चीनी और तेल के 2 पीपे। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दबी हुई हंसी गूंजने लगी। जमोरिन के अधिकारियों और अरब व्यापारियों ने उन उपहारों को देखकर अपना माथा पीट लिया। उन्होंने कहा, यह क्या उपहास है? एक राजा के लिए ये उपहार? इससे उत्तम और महंगा उपहार तो हमारे यहाँ का सबसे निर्धन व्यापारी अपने सेवक को ईद या दिवाली पर देता है। जमोरिन ने भी उन उपहारों को देखा
और उसकी आंखों में अपमान साफ दिख रहा था। उसने अपने मंत्री के जरिए वास्को से पूछा कि तुम कहते हो तुम एक बहुत धनवान राजा के दूत हो। अगर तुम्हारा राजा इतना धनवान है तो उसने मुझे देने के लिए सोना क्यों नहीं भेजा? ये कचरा क्यों लाए हो? वास्को डी गामा शर्म से लाल हो गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने बहाना बनाया कि उसका असली सामान रास्ते में खो गया। लेकिन सच यह था कि यूरोप उस समय भारत के सामने एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं था। यूरोप के पास ऐसा कुछ नहीं था जो भारत खरीदना चाहे। जमोरिन ने वास्को को व्यापार करने की अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, हम वस्तु विनिमय नहीं करेंगे। अगर मसाले चाहिए तो दूसरे व्यापारियों की तरह कर भरो। सोने में वास्को के पास सोना नहीं था। उसे अपना सामान बेचने में महीनों लग गए, वो भी कौड़ियों के दाम पर। अंत में उसे कुछ मसाले मिले, लेकिन उसे अपमानित होकर लगभग भागना पड़ा। लेकिन जाते जाते वास्को ने शपथ ली। वो एक व्यापारी बनकर आया था, लेकिन अब वो एक लुटेरा और आतंकवादी बनकर लौटेगा। उसने देख लिया था कि भारत के पास निधि तो बेहिसाब है, लेकिन उनके पास समंदर में लड़ने के लिए विशाल तोपें नहीं हैं। भारतीय जहाज व्यापार के लिए थे, युद्ध के लिए नहीं। कांजी मालम ने उसे रास्ता दिखाया था, लेकिन वास्को ने उस रास्ते का प्रयोग व्यापार के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए करने का निर्णय किया। जब वो 1502 में दोबारा लौटा तो उसके जहाज़ों पर टोपियां नहीं थीं, तोपें थीं। उसने आते ही एक तीर्थयात्रियों से भरे जहाज को लूट लिया और उसमें अग्नि लगा दी, जिसमें 400 निर्दोष लोग जीवित जल गए। यह था वास्को डी गामा का असली चेहरा, एक खोजकर्ता नहीं, एक समुद्री डाकू। अब हम इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, वो हिस्सा जिसे गुप्त भेद कहा जा सकता है। हमने देखा कि कैसे एक भारतीय व्यापारी कांजी मालम ने अनजाने में सर्प को दूध पिला दिया। लेकिन सवाल यह है, इतिहास ने कांजी मालम को भुला क्यों दिया? हमें वास्को डी गामा का नाम तो याद है, हमारे शहरों में वास्को के नाम पर मार्ग हैं, गोवा में शहर है, लेकिन कांजी मालम का नाम किसी पुस्तक में क्यों नहीं है? इसके पीछे एक गहरी योजना है। जब वास्को डी गामा 1499 में पुर्तगाल लौटा तो वो एक हीरो था। मसाले बेचकर उसने यात्रा की लागत से 60 गुना ज्यादा लाभ कमाया। उसने राजा से कहा, जीबीएम में की बाद जीबीएम गामा, मैंने भारत खोज लिया। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने यह खबर पूरे यूरोप में फैला दी, लेकिन उन्हें पता था कि सच क्या है। उन्हें पता था कि बिना उस भारतीय पायलट के वास्को डी गामा आज हिंद महासागर की तलहटी में मछलियों का भोजन बन चुका होता। अगर वो यह स्वीकार कर लेते कि एक काले ने उन्हें रास्ता दिखाया, तो गोरे की श्रेष्ठता का सिद्धांत टूट जाता। उन्हें यह सिद्ध करना था कि यूरोपियन बुद्धि, विज्ञान और धर्म सबसे ऊपर है। इसलिए उन्होंने अपने आधिकारिक इतिहास से कांजी मालम की भूमिका को धीरे धीरे कम कर दिया। पहले उन्होंने उसे ईसाई बताया ताकि यह न लगे कि उन्होंने किसी मुस्लिम या हिंदू की सहायता ली। फिर उन्होंने कहा कि वास्को ने उसे बलपूर्वक पकड़ा था, जबकि सच्चाई यह थी कि कांजी अपनी इच्छा से आया था। और अंत में आधुनिक पुस्तकों में उसे सिर्फ एक छोटा सा नाम बनाकर त्याग दिया गया, एक स्थानीय पायलट। लेकिन जरा सोचिए, कांजी मालम के उस एक निर्णय का परिणाम क्या हुआ? कांजी द्वारा दिखाए गए उस रास्ते को केप रूट कहा गया। इस रास्ते ने प्राचीन सिल्क रोड का महत्व समाप्त कर दिया। अब यूरोप को अरब और वेनिस के बिचौलियों की आवश्यकता नहीं थी, वो सीधा भारत आ सकते थे। इसका परिणाम अरब व्यापारियों का पतन हुआ। जो व्यापार सदियों से अरबों के हाथ में था, वो पुर्तगालियों ने छीन लिया। उन्होंने समुद्र पर कार्टाज सिस्टम लागू कर दिया। बिना पुर्तगाली अनुमति के कोई भी जहाज नहीं चल सकता था। दूसरा, भारत की दास्ता की शुरुआत हुई। वास्को के बाद डच आए, फिर फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज। वो रास्ता जो कांजी मालम ने भाईचारे और अतिथि सत्कार में दिखाया था, वो भारत की दास्ता का राजमार्ग बन गया। इतिहासकार और आधुनिक शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया है कि वास्को डी गामा की सफलता में 90% योगदान भारतीय नेविगेशन तकनीक का था। जिस कमल यंत्र का उपहास वास्को ने उड़ाया था, बाद में पुर्तगालियों ने उसी की नकल करके अपने क्रॉस स्टाफ को सुधारा। भारत उस समय खगोल विज्ञान और गणित में यूरोप से मीलों आगे था। केरल के गणितज्ञों ने वास्को के आने से 100 साल पहले ही कैलकुलस के सिद्धांत खोज लिए थे, जिनका प्रयोग वो तारों की स्थिति और समुद्र में दिशा जानने के लिए करते थे। वास्को डी गामा कोई खोजकर्ता नहीं था,
वो एक औद्योगिक जासूस था। वह आया, उसने देखा, उसने सीखा, और फिर उसने उसी ज्ञान का प्रयोग करके अपने गुरु को दास बना लिया। आज भी अगर आप कोच्चि जाएं तो वहां सेंट फ्रांसिस चर्च में वास्को डी गामा की वो खाली समाधि देख सकते हैं जहां उसे दफनाया गया था। लोग वहां जाते हैं, चित्र खींचते हैं, उसे एक महान खोजकर्ता मानते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उस समुद्र की तरफ देखा और कांजी मालम को याद किया? वो गुमनाम गुजराती व्यापारी जिसकी एक हान ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। क्या वो एक गद्दार था? नहीं, हम उसे गद्दार नहीं कह सकते। वो बस एक व्यापारी था जो भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भव्य की परंपरा निभा रहा था। उसे नहीं पता था कि यह अतिथि देवता नहीं, दानव है। इतिहास हमें सिखाता है कि कभी कभी हमारी उदारता, हमारा भोलापन ही हमारी सबसे विशाल दुर्बलता बन जाता है। भारत को किसी ने खोजा नहीं था, भारत हमेशा से वहीं था, अपनी शान के साथ दुनिया को अपना प्रकाश देता हुआ। वास्को डी गामा ने सिर्फ उस रास्ते को चुराया था जो भारतीयों ने सदियों पहले बना लिया था। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो उन्हें रोकिएगा। उन्हें बताइएगा कि वास्को डी गामा ने नहीं, बल्कि कांजी मालम ने वास्को डी गामा को भारत दिखाया था। कहानी का हीरो वास्को नहीं, वो भारतीय नाविक था जिसकी तकनीक ने अटलांटिक के नाविकों को रास्ता दिखाया। आपको भारत के इतिहास के इस पन्ने की कौन सी बात सबसे हैरान करने वाली लगी? वास्को डी गामा का झमोरिन के दरबार में अपमान और उसके घटिया उपहार, या भारतीय नेविगेशन तकनीक की श्रेष्ठता जिसने यूरोपीय यंत्रों को व्यर्थ सिद्ध कर दिया? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और औपनिवेशिक झूठों का पर्दाफाश करें तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमें अपनी असली कहानी दुनिया को बतानी है। ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तब तक के लिए इतिहास को रटिए मत, उसे समझिए और अपनी जड़ों पर गर्व कीजिए। जय हिंद।